जय हिंद बच्चों, कैसे हो? अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखो और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहो। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। जल्दी इसको फिनिश करके फिर हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। और हाइड्रोकार्बन से आगे वाले हिस्से में मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जितने रिएक्शन एनसीईआरटी में हैं उन्हीं पर हम लोग बेसिकली काम करने वाले हैं, और वो बहुत कम है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करवाएंगे जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि आजकल पिछले 4-5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि एकदम टू द एनसीईआरटी जा रहे हैं। जो रिएक्शन एनसीईआरटी में है केवल उन्हीं रिएक्शंस को पूछते हैं, तो हम लोग भी उसी प्रकार से काम करेंगे। 2-4-5% एक्स्ट्रा कुछ चीजें आएगी और जो रिएक्शंस हैं उनको ही हम थोड़ा इलैबोरेट करेंगे उसके बारे में। जैसे एक एग्जांपल दिया है तो हम लोग 3-4 एग्जांपल पढ़ लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस पर। तो एडिशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी है उन कंपाउंड्स की जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा वो एडिशन रिएक्शन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। इसके बाद एडिशन रिएक्शन 2 टाइप में बटा होता है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। सीधा सीधा याद रखेंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस में होने वाले जो एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्स और आइंस पहले ही मल्टीपल बॉन्ड वाले रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग रहती है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग होने के कारण नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक नहीं करता, पहले पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण ये रिएक्शंस होते हैं। जब अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है, जिसके कारण पोल फॉर्मेशन हो जाता है और जो एडिंग पार्ट है, जो आया हुआ रिएजेंट का हिस्सा है पॉजिटिव चार्ज, वो आकर के पहले जुड़ जाता है। जब असिमेट्रिक इन्स होते हैं तो इन जनरल कंडीशन में यहां पर लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। सीधी सीधी एक लाइन ध्यान रखनी है, नेगेटिव पार्ट वहां पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। और अगर मान लीजिए असिमेट्रिक में पेरोक्साइड का इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, तब वहां पे आपको ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाले रिएक्शन है, पेरोक्साइड के इन्फ्लुएंस वाले जो रिएक्शन है, उसमें फ्री रेडिकल जो है वो बनता है इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के कारण होती है। और यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कहना चाहिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। लेकिन ध्यान रखना है, जो मल्टीपल बॉन्ड के बीच वाले कार्बन है, जिन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उसी में एडिशन होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के हिस्से पर। तो देखो, जैसे मान लो कभी ऐसा आपसे पूछा, एडिशन रिएक्शन चल रही है हमारी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कभी कहा HBr की जगह आपको HCl दिया और साथ में यहाँ पे पेरोक्साइड भी लिख दिया। पेरोक्साइड लिख दिया मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं। लेकिन अब हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएंगे और फ्री रेडिकल बनने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्री रेडिकल है वो प्राइमरी कार्बन वाले फ्री रेडिकल पर जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन वाला जो फ्री रेडिकल होता है वो
हाईली अनस्टेबल होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। और H कहां जाएगा, H फ्री रेडिकल कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, CH3 CH2 CH2Cl एज अ प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए। लेकिन यही इंपॉर्टेंट बात हम आपसे करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जो हेलोजन एसिड है उसमें HCl और HI ये दो ऐसे हेलोजन एसिड है जिनका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होता है। HCl में बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और HI की बॉन्ड एनर्जी बहुत लो होती है, इसलिए इनका एडिशन रिएक्शन हमेशा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो HCl एंड HI डू नॉट फॉर्म फ्री रेडिकल, HCl और HI मुक्त मूलकों का निर्माण नहीं करते हैं, डू नॉट फॉर्म फ्री रेडिकल। its addition is always according to Markovnikov's rule। इनका योगात्मक अभिक्रिया हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। इनकी योगात्मक अभिक्रिया हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो HCl और HI में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl एंड वेरी लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, राइट प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा CH3Cl और CH3 ही इसका राइट प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान रखना है, ये इसका सही क्रियाफल है। ठीक है, तो HCl और HI में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड नहीं होगा। केवल HBr एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉर्मली जो है मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करेगा, और अगर पेरोक्साइड है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करेगा। तो हेलोजन एसिड के केस में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद के हिस्से पर, एंड दैट इज 1,2 एडिशन रिएक्शन। 1,2 योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। तो 1,2 एडिशन रिएक्शन, 1,2 एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 1,2 एडिशन का केस क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। योगात्मक अभिक्रिया ऐसी जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट attacks on more stable carbocation, more stable कार्बोकैटायन, अधिक स्थायी कार्बोकैटायन पर जाकर के जुड़ता है, अधिक स्थायी कार्बोकैटायन पर जाकर के जुड़ता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर जाता है, नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का, ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है उस बात को समझते हैं, क्या कंडीशन रहती है इसमें, और एक लाइन और ध्यान रखेंगे फिर बात करते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अधिक स्थायी
कार्बोकैटायन के निर्माण के लिए, कार्बोनियम आयन के निर्माण के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप्स are shifted from their position. हाइड्रोजन एटम हाइड्राइड के फॉर्म में, H- के फॉर्म में, मिथाइल CH3- के फॉर्म में और फिनाइल C6H5- के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन. इट इज नोन एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 methyl shift, 1,2 methyl shift and 1,2 phenyl shift, 1,2 phenyl shift. तो ये फिनोमेना याद रखना है. अधिक स्थायी कार्बोकैटायन के निर्माण के लिए हाइड्रोजन एटम H- के फॉर्म में, मिथाइल CH3- के फॉर्म में और फिनाइल ग्रुप C6H5- के फॉर्म में शिफ्ट होते हैं, जिसको हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 फिनाइल शिफ्ट कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. अब देखो ये किस कंडीशन में होता है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब इस पर मुझे HBr को जोड़ना है. 1,2 की कंडीशन में डबल बॉन्ड है, उसके ठीक एडजेसेंट पर कार्बोकैटायन के बनने के चांस है, उसके ठीक एडजेसेंट पर कार्बोकैटायन के बनने के चांस है, ठीक एडजेसेंट पर कार्बोकैटायन के बनने के चांस है. तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, H+Br-. यहां पर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव कहां जाएगा, इस नेगेटिव पे जाएगा, ये नेगेटिव कहां जाएगा, इस पॉजिटिव पे जाएगा. तो अगर हमको ये नॉलेज नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट हम बना लेंगे, CH3CH, CH3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल तो यही हो रहा है. CH इस पे आया Br और ये बन गया CH3, है ना. मतलब शुरुआती दौर में हमारे पास क्या प्रोडक्ट दिख रहा है, अगर हमको नॉलेज नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 3-methyl 2-bromo 3-methyl butane, 2-bromo 3-methyl butane, 2-bromo 3-methyl butane. यहाँ पे प्रोडक्ट हमको दिख रहा है, लेकिन ये इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट नहीं है. नंबर चाहिए तो ये प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हो, ये करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है. इट इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट. अब कारण क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बात हमको सीखना है, यही इंपॉर्टेंट बात हमको सीखना है. तो पहले तो ये नोट कर लेंगे, इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, है ना. ये इसका सही प्रोडक्ट नहीं है, ताकि ये ध्यान रहे. छोटी छोटी बारीकियां हैं ऑर्गेनिक में जो पूछते हैं, जिनका नॉलेज आपको परफेक्टली होना चाहिए. बहुत ज्यादा चेंजेस अभी कर नहीं रहे हैं, है ना. तो ये हुआ कि ये प्रोडक्ट सही नहीं था. तो देखो अब यहाँ पे H+Br- तो टूटा, तो H+ तो इलेक्ट्रोफिलिक तो यहीं पे होने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा. तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट, पहला जो हमारा हिस्सा बनेगा वो है CH3CH, ये आ गया CH,
यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जब इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया तो CH2 से ये हो जाएगा CH3। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही हम लोग आए थे, लेकिन Br- जो है वो पड़ोस वाले कार्बन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, और टर्शरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा होती है। मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत करने पर और ज्यादा नंबर हम ला सकते हैं तो जरूर कोशिश करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को भेजना पड़ेगा दूसरे कार्बन पर। और कैसे जाएगा वो, जब आपको किसी को भेजना है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लोगे तो थोड़ी जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन उसको देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देंगे, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होकर के ये कहां चले जाएगा, इस कार्बन पर चला जाएगा। तो अगली जो कंडीशन आपको मिलेगी वो कैसी होगी, CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां आ गया है, और ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जगह पे टर्शरी कार्बोकैटायन। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ये Br- यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये केस होता है 1,2 एडिशन का। 1,2 एडिशन रिस्पेक्टिव, देखो यहाँ भी 1,2 है और यहाँ भी 1,2 की कंडीशन है, तो 1,2 पर ही ये केस पॉसिबल होता है। ये ध्यान रखना, 3-4 कार्बन दूर होगा तो वो नहीं आएगा। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा, CH3 और ये CH के साथ Br, ये बन गया था CH2, ये बन गया CH2 और ये बन गया आपका कंपाउंड CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो 2-methyl ब्यूटेन इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस कंडीशन में अगर मान लो H नहीं होता तो मिथाइल होगा तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल होंगे तो फिनाइल भी शिफ्ट होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 फिनाइल शिफ्ट। और ऐसा क्यों हो जाता है, टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अधिक स्थायी कार्बोकैटायन के निर्माण के लिए ये प्रक्रिया होती है। अधिक स्थायी कार्बोकैटायन के निर्माण के लिए ये प्रक्रिया होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले केस पर। अगला केस आता है 1,2 एडिशन के बाद 1,4 एडिशन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन, ये कॉन्जुगेट ईन्स पे वैलिड होता है और केवल हेलोजन का यहाँ पर एडिशन होता है। अब देखो, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 है, 1 2 3 4, 1,2 और 1,4 दो एडिशन यहाँ पे सम्मिलित है। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उस पे डिपेंड करेगी ये रिएक्शन। कॉन्जुगेट ईन्स की ये रिएक्शन है। 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन का केस, यहाँ पे केवल हेलोजेंस का एडिशन है, ये ध्यान रखना है। 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेट ईन्स में कह लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा पहले से ही आपके लिए। कॉन्जुगेट ईन्स पर 1,4 एडिशन का केस, तो अगर मान लो यहाँ पे हमको Br को जोड़ना है तो दो संभावनाएं हमारे पास हैं, ठीक है। Br स्प्लिट हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, एक ब्रोमीन नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक ब्रोमाइड और एक ब्रोमोनियम। ओके, तो देखो पहला केस क्या बन सकता है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा, दोनों सिमिलर ही हैं तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH Br,
CH2Br, मतलब 1,2 डाइब्रोमो वाला कंपाउंड नहीं 3,4 डाइब्रोमो, बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना, 1 2 3 4। एक केस ये बनेगा है ना, जहां पे 3,4 डाइब्रोमो ब्यूटवानीन बन रहा है। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि चार्ज है और अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड है, चार्ज है और अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड है, चार्ज है और अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड है, तो बॉन्ड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा तो चार्ज भी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, CH2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड के बीच क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, एक ब्रोमीन को हमने मान लीजिए यहां से यहां ऐड कर दिया था, पहले ही पॉजिटिव वाले ब्रोमीन को हमने ऐड कर दिया था। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, CH2 CH डबल बॉन्ड, मतलब चार्ज है, ब्लैंक है, बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेट ईन्स की पोजीशन पे अब एक ब्रोमीन जो है वो यहां से यहां जुड़ सकता है। तो क्या बन जाएगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br CH2Br। तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा इसमें वो पॉसिबल क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटटूइन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटटूइन। और नेचुरली अगर आप देखो, कभी पूछे कि कौन ज्यादा बनेगा, तो ये सिमेट्रिक है, इसकी मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन ऑफ कंजुगेट ईन्स, 1,4 एडिशन ऑफ कंजुगेट ईन्स इसको हम कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है, ठीक है। तो ये इस दो तरीके से 1,4 एडिशन भी हो सकता है। सेकंड वाला जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या क्या ध्यान रखना है, जब ईन्स और आइंस पर एडिशन होगा तो वो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। नॉर्मली असिमेट्रिक होने पर मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करेगा, अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करेगा, अगर हैलोजन एसिड है तो केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करेगा, HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करेगा। HCl और HI के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट वैलिड नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। 1,2 एडिशन के केस में हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। 1,4 एडिशन के केस में कंजुगेट ईन्स होंगे तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट बात। अब बात आई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स like कार्बोनाइल्स, साइनो, जहां पर कार्बन के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, कार्बन के साथ कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, कार्बन के साथ कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, वहां पर होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बोनाइल, साइनो एक्सेट्रा, ये शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो अब जैसे मान लो ये कार्बोनाइल ग्रुप है मेरे पास, इस पे मुझे HCN को जोड़ना है, तो ये बात क्लियर, H प्लस CN माइनस, H प्लस CN माइनस बनेगा ये, ठीक है। जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो यहां पर कार्बोनाइल का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनाइल का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अगली सिचुएशन क्या मिली, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन को अब आप देख पा रहे हो तो दो लोन पेयर इसके पास पहले से रहता है, एक पेयर ये लाया जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट को अगर आप चेक करोगे
2 2 4 2 6 और ये बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास अभी ऑक्टेट में, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो स्लाइटली मोर स्टेबल है। यहाँ पे देखो कार्बन को 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल है क्योंकि शॉर्ट ऑक्टेट है। ठीक है, तो यहां पर पहले अब HCN का जो हिस्सा था, HCN का जो हिस्सा है पॉजिटिव और ये CN नेगेटिव, तो पहले कौन अटैक करेगा? CN माइनस अटैक करेगा। पहले कौन अटैक करेगा? CN माइनस अटैक करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले कौन अटैक करेगा? CN माइनस अटैक करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये बात हुई। साइनोहाइड्रिन यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हो रही है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो साइनो कंपाउंड्स या जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक लाइन और, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is due to formation of unstable कार्बोकैटायन। अनस्टेबल कार्बोकैटायंस के फॉर्मेशन के कारण होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायंस। अनस्टेबल कार्बोकैटायंस के फॉर्मेशन के कारण होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के बाद अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें रिएक्टेंट के किसी पार्ट को किसी दूसरे रिएक्टेंट के किसी पार्ट के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये भी 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1, अपने आप समझ में आएगी बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा जो टाइप है इसका वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अब 1 बाय 1 बात करते हैं दोनों के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SN रिएक्शन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SN रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शन। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ one nucleophile by another nucleophile.
substitution of one nucleophile by another nucleophile, जहां पर हम एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को दूसरे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज से बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जैसे मैंने कहा CH3Cl तो क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, KOH का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया हमने, KOH का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया मुझे, CH3OH और KCl यहां से बाहर चला गया। मतलब एक नेगेटिव को हमने क्लोरीन माइनस को OH माइनस से रिप्लेस कर दिया, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड nucleophilic substitution reaction. In short form it is called SN reaction. short form में इसको हम क्या कहते हैं, SN reaction भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके भी दो टाइप हैं, तो टाइप्स ऑफ SN reaction, टाइप्स ऑफ SN reaction, टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction, टाइप ऑफ SN रिएक्शन। SN रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, पहला जो टाइप है इसका वो है SN2। SN2 के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, SN2। SN2 देखिए दो रिएक्टेंट थे, अगर दोनों रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, अब ये प्रैक्टिकल वाली बात हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इस पे, है ना। तो दो रिएक्टेंट है, अगर किसी रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोनों क्रियाकारकों के सांद्रताओं के परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। When the rate of chemical reaction is depends on change of concentration of both the reactant, when the rate of chemical reaction is depends on change in concentration of पूरा लिख देता हूं, concentration of the rate of chemical reaction is depends on change in concentration of both reactants, change in concentration of both reactants. When the rate of chemical reaction is depends on change in concentration of both reactants, it's called SN2 mechanism. It's called SN2 mechanism. तो इसे कहते हैं SN2 mechanism. SN2 mechanism कहते हैं। दोनों रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने कहा CH3Cl प्लस KOH, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी चल रही है, रेट दोनों रिएक्टेंट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, मतलब CH3Cl के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल के आने के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है। तो इसको कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, इसको कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये कैसी होती है, SN2 मैकेनिज्म जो है वो किसका एग्जांपल है, इट इज बाय
मोलिक्यूलर होती है, ये बायमोलिक्यूलर होती है। इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका रेट दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो बाइमोलिकुलर होती है और वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। और क्या बात ध्यान रखना है, इन SN2 mechanism, SN2 mechanism, in SN2 mechanism, first development, first formation of transition state, पहले एक संक्रमण बनता है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, अंतर माध्यमिक यौगिक बनता है, पहले अंतर माध्यमिक यौगिक बनता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब अंतर माध्यमिक यौगिक बनता है। SN2 मैकेनिज्म, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देन क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ग्रुप है, कॉमनली प्राइमरी में होती है ये, तो प्राइमरी वाले जो ग्रुप्स होते हैं वहां पे अल्काइल कम है, अल्काइल कम है तो प्लस आई भी कम है, प्लस आई कम है तो कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस भी कम रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इन SN2 मैकेनिज्म, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां से प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां से प्रोडक्ट मिलेगा। तो SN2 मैकेनिज्म में दोनों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोनों क्रिया कारकों के सांद्रताओं के परिवर्तन पर निर्भर करता है। बाइमोलिकुलर होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है क्योंकि कार्बोकैटायंस के बनने के चांस कम रहते हैं, उसके बाद फिर ये स्टेबल प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है। तो इतनी बातें आपको SN2 मैकेनिज्म से ध्यान रखना है, SN2 मैकेनिज्म से इतनी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे क्या क्या चीजें और ध्यान रखना है। सॉल्वेंट्स आर, क्या विलायक यूज होते हैं रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए। सॉल्वेंट्स आर पोलर अप्रोटिक, ध्रुवीय होते हैं लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देते हैं। कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए। पहला एसीटोन यूज कर सकते हैं हम यहां पे, एसीटोन। दूसरा डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है। डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको DMF बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको DMF बोलते हैं। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज होता है डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। और एक अगला सॉल्वेंट है तीसरा DMSO, DMSO, DMSO। ठीक है, जिसमें डाइमेथाइल सल्फोक्साइड रहता है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। तो ये इसके सॉल्वेंट है। अब होती कैसे है वो बात कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर कि दोनों रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली
पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसको हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ये ध्यान रखना है। बाइमोलिकुलर होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है, लेस टेंडेंसी होती है कार्बोकेटायंस के बनने की, इसके कारण ये पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाती है और वो ट्रांजिशन स्टेट जाता है प्रोडक्ट में। ऑर्डर और लिख देते हैं, तब बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा यहाँ पे वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। प्राइमरी में सबसे शार्प दिखेगी ये, प्राइमरी में सबसे शार्प दिखेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास एक मेंबर है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, तो ये प्राइमरी है। अब आपको इसको ट्रीट करना है KOH के साथ, तो KOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो ये जाएगा कैसे, पहले बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट, पहले बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इथाइल क्लोरीन अभी अपनी जगह से गया नहीं है, क्लोरीन अभी अपनी जगह से गया नहीं है वो सेंटर पर ही, लेकिन OH माइनस को भी आना है, OH माइनस को भी आना है। तो वो क्या करेगा, कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है, कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है उसमें OH माइनस आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कार्बन का खाली रहता है उसमें आ जाएगा OH माइनस, उसमें आ जाएगा OH माइनस, अपना इलेक्ट्रॉन देके उसमें जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, अंतर माध्यमिक यौगिक भी इसको हम कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड से ये चले जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट में, तो OH यहां पे जुड़ जाएगा और क्लोराइड माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके स्टीरियो के बारे में। अगर हमारा जो सेंटर है वो कैसा हो, काइरल हो, तब क्या होगा। अगर सेंटर जो है वो काइरल हो तब क्या होगा। काइरल समझते हैं ना, जो असिमेट्रिक कार्बन जिसके जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसकी बात किया था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या स्टीरियो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। इन SN2 mechanism, in SN2 mechanism, in SN2 mechanism, when chiral carbon is present, when chiral carbon is present, then न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, देन न्यूक्लियोफाइल approaches from opposite side of लिविंग ग्रुप, जो जाने वाला है उसके विपरीत दिशा से आक्रमण करता है। opposite from opposite side of living group, opposite side of living group and form invert image, और इससे व्युत्क्रम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, फॉर्म इन्वर्ट इमेज, और ये एक इन्वर्ट इमेज बनाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब जहां पर लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड से अटैक
करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो साइड अभी खाली नहीं है, वो साइड अभी खाली नहीं है। तो इन्वर्ट इमेज बनती है, ये ध्यान रखना है। ऑपोजिट इमेज बनती है, ये ध्यान रखना है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो अगर मान लो आपके पास एक कायरल कार्बन वाला ग्रुप है, अब कायरल कार्बन वाला ग्रुप चलो हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फिनाइल है, एक H है, तो एक CH3 है और एक लिविंग ग्रुप है, मान लो क्लोरीन है, तो ये कहलाता है लिविंग ग्रुप। इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप जो जाने वाला है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल को आना है और क्लोरीन जो क्लोरीन है उसको जाना है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को जाना है। तो अभी ये जगह खाली नहीं है, अभी ये जगह खाली नहीं है। तो जब ये जगह खाली नहीं है तो यहाँ से तो अप्रोच कर नहीं सकता है, कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में डालेगा कार्बन के, उसके ऑपोजिट साइड से डालेगा, उसके ऑपोजिट साइड से डालेगा। तो जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो इसकी ऑपोजिट होगी। मतलब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये सब अपनी जगह, और ये आएगा C6H5। तो जो इमेज बनेगी, जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, ऑपोजिट आएगी। इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप, जहां था उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड बनाएगा, इसको हम कहते हैं इन्वर्ट इमेज। तो ये बात हुई SN2 मैकेनिज्म की, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तब आपका मैकेनिज्म वाला हिस्सा पूरा फिनिश हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर इज द फाइनल लेक्चर फॉर GOC, और उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे।